बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नजरीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल है, पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से हलचल, यानी फ़िज़ाई हदूद के हवाले से हलचल, बहुत सारी हलचल हमारे नेबरहुड के अंदर है, यानी एक हलचल की सी कैफियत के अंदर हम रह रहे हैं। इस तरह लगता है कि जैसे जिधर नजर दौड़ आए उधर फुकदान है अमन का, उधर फुकदान है एक स्टेबिलिटी का। सबसे पहले तो हम लोग अपने ज़रा लेफ्ट साइड की तरफ जाए। अगर पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर को देखें तो पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर का जो हमारा हमसाया है वो तो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबलाइज हो, इसीलिए हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के हमसाए को इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान उनको अच्छा खासा जवाब देता है। अब वो अगर उसके बाद दहशत गर्दी दोबारा फैलाने की कोशिश करें तो उसका जवाब भी डायरेक्ट जाएगा। ये बात तो तय है। पाकिस्तान कभी भी कोई भी दहशत गर्दी या कोई भी किसी किस्म की सरहदी जो वायलेशंस है उसको अनआंसर्ड नहीं जाने देगा। ये पैगाम तो बड़ा क्लियर होना चाहिए सबको। लेकिन दूसरी तरफ एक और वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान बैठा हुआ है और ईरान इस टाइम पर यूएस के साथ एक सर्टन जंग के अंदर एक इन्वॉल्व भी है और बड़ा ताबड़तोड़ हमले और जवाब भी दे रहा है। यानी शायद यूएस ने और इजराइल ने यह नहीं सोचा होगा कि इतनी तवील जंग हो जाएगी और इस तरीके से ईरान और ईरान की कौम स्टैंड करेगी। इसको हमने डिस्कस करना है सेकंड सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में हम जरा पाकिस्तान की सियासी हलचल को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर रातों रात सिंध के गवर्नर चेंज हो गए और गवर्नर को पता चला या नहीं पता चला, पिछले गवर्नर कामरान टिसोरी साहब की बात सुनी। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहना चाहता। मैंने टीवी पे सुना है, अभी मैं मुबारकबाद देता हूँ निहाल हाशमी भाई को। मैं ये खबर सुनकर कहीं दबक नहीं गया, ऐसे नहीं डरने वाला। डरे वो लोग जिनके सारे राज जानता हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, किसने हटवाया किसने हटाया हमें सब आता है। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे। आपकी पार्टी सिवाय फारूक भाई के कोई आवाज नहीं उठा रहा। मुझे उस पर भी कोई दुख नहीं, कोई ना कोई मजबूरी हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि पिछले गवर्नर को नए गवर्नर के आने का पता टीवी से चला है। उनको खुद ये मालूम नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि पता सारा है कि किसने हटवाया किसने नहीं हटवाया। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये खबर कि सिंध गवर्नर की कुर्सी, कामरान टिसोरी साहब की कुर्सी अब मुतजलजल हो रही है, उसके अंदर जो है वो एक छेद पड़ गया है। ये बात 13 दिसंबर 2024 को मेरे प्रोग्राम पे सेनेटर फैसल वाडा ने बताई थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर 3 महीने का टाइम दिया था। वो तकरीबन 3 महीने से बढ़ के 1.25 साल गुजार गए। कामरान टिसोरी साहब अब निहाल हाशमी साहब नए गवर्नर के तौर पर सिंध की कुर्सी संभाल चुके हैं। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो एक दूसरे के क्राइम पार्टनर हैं, लेकिन ये तब की बात है जब मामला रफा दफा नहीं हुआ था। जरा सुने डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्या फरमाया। चाहे पीएमएलएन हो और पीपल्स पार्टी हो, ये एक दूसरे की क्राइम में पार्टनर हैं। ये खालिद मकबूल भाई से बात हुई है, अमीन भाई से बात हुई है, मेरी कई लोगों से बात हुई है। हमें एक फैसला करना होगा। मैंने तो अपनी तरफ से ये कह दिया है कि अब हमारे पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है हुकूमत में रहने का और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई सरबराह हैं, उन्हें जल्द अब ये फैसला करना चाहिए। सिंध के शहरों में रहने वाले भी हमसे किसी अब फैसले तवक्को करो, ये अब हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। वो रेड लाइन के हवाले से बात तो कर दी डॉक्टर साहब ने, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर भी उनको मदू किया, लेकिन इस टाइम पर लगता है कि पाकिस्तान की ये जमात एमक्यूएम इस टाइम पर बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है, कोई रिस्पांस नहीं देना चाह रही। तलाल चौधरी साहब की बात से मुझे ऐसे लगा कि जैसे राजी कर लिया गया है या फिर राजी होने पे मजबूर हो गए हैं। ये समझ नहीं आई एमक्यूएम के साथ हुआ क्या है। सुने जरा तलाल चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं। राजी है, एतमाद में नहीं लिया जाता। नहीं, पूरा एतमाद है। तलाल चौधरी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं पूरा एतमाद में, मुझे तलाल चौधरी साहब के एतमाद के अंदर भी कुछ फुकदान लग रहा है। लेकिन शर्जील मेमन साहब कहते हैं सब खैर है, ठीक है। सुने, गवर्नर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। हमारा किसी से कोई जो है इख्तलाफ, सियासी झगड़ा, लड़ाई किसी से नहीं है। उनके साथ सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। पहले गवर्नर के साथ भी हमने कोऑपरेट किया। ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीद इख्तियार है कि किसको लगाए। पीएमएलएन का अपना फैसला है, उसका इट्स नथिंग टू डू विद अस। अच्छा, एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ वो मामला जो बड़ा बैक बर्नर पे जा चुका है कि इमरान खान साहब की अदालत का क्या, उनको कहीं शिफ्ट करना है या नहीं करना, उनके जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कोई काम करने की जरूरत है हुकूमत को या नहीं करनी, पीटीआई को कोई एतमाद में लिया गया या नहीं लिया गया, बैरिस्टर गौहर साहब क्या फरमाते हैं, वो सारी की सारी चीजें पीछे रह गई। जरा वो सुन ले कल उन्होंने क्या फरमाया।
मेडिकल बोर्ड का तो जरूर कहा गया, हमारी रिक्वेस्ट तो यही थी कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मालिज हो और उनकी फैमिली मेंबर उनके साथ हो। जब तक फैमिली की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है आंख का, तो ये कशमकश, ये तशवीश पूरे पाकिस्तान में होगा, पार्टी में होगा, उनकी फैमिली मेंबर में होगा। सेहत जो है उसका बुनियादी हक है, स्टेट की जिम्मेदारी है। 1000 दिन गुजारे हैं जेल में, तो एक दिन अगर आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसको शिफ्ट कर ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा, ये एक सवाल है जो कि सारे पूछ रहे हैं। वो पूछ लेते हैं, जरा अपने मेहमानों से भी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूं, और स्पेशली इन दोनों मेहमानों को मैंने इसलिए मधु भी किया है क्योंकि केपी के इस टाइम पर बड़ा वोलेटाइल सिचुएशन में, नॉट केपी के एज अ सोसाइटी बट केपी के का जो बॉर्डर एरिया है, हम लोग दहशतगर्दी को कला कमा करने के लिए एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे यहाँ कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, पीएमएलएन से ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच इख्तियार वली खान साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू बोथ इन द शो। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने रातों रात जो है वो गवर्नर चेंज कर दिया, एमक्यूएम को नहीं पता चला। पिछले गवर्नर कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता चला, टीवी पे देख ली हमने ये खबर। इतना ज्यादा प्रॉब्लम था एमक्यूएम से, इख्तियार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनिका। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। एमक्यूएम हमारे इत्तेहादी हैं और बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं, वी रिस्पेक्ट देम। और जहां तक गवर्नर की तब्दीली की बात है तो देखें, इट वाज बीन डिसाइडेड, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीडीएम 1 की, वहां पर ये डिसाइड हुआ था कि वो गवर्नर होंगे और जो मुद्दत है इलेक्शन तक वो उस तक गवर्नर रहेंगे। उसके बाद फिर हमारी हुकूमत बनी पीडीएम 2 की, तो ये फिर जो नया पावर शेयरिंग फार्मूला बना, उस हिसाब से फिर गवर्नर सिंध की जो वो थी जिम्मेदारी थी वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। तो ये 2 साल जो थे, तो ये तो एमक्यूएम को भी पता है, पीपल्स पार्टी को, इवन आप जैसे बाखबर जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको भी ये बात मालूम है कि ये तो पीएमएलएन की अमानत थी उनके पास, और 2 साल जो था तो ये आप समझ लेंगे बोनस में, या एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो थी। कामरान टिसोरी साहब एक अच्छे गवर्नर थे, उन्होंने तो फिर अच्छा उन्हें पहले ही बता देना था प्राइम इख्तियार मिनिस्टर साहब, उन्हें टीवी से पता चलने की क्या। और ये बात अभी की नहीं है, ये बात तो दिसंबर 2024 में फैसल वाडा साहब यहाँ मेरे स्टूडियो में, जहां शफी जान साहब अभी बैठे हुए, इधर बैठ के फरमा के गए थे कि अभी कामरान टिसोरी साहब की जो नीचे से कुर्सी सरक रही है, तो इस सरकने में ज्यादा टाइम लगा दिया, बताया नहीं आप लोगों ने। और फिर आपने कहा अच्छे इत्तेहादी हैं या अच्छे बच्चे इत्तेहादी हैं, क्योंकि आपने उनसे वादा ये भी किया था आर्टिकल 140A को भी तब्दील करेंगे। अभी तक वो वाली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं लेकर आया आप। उसमें अभी टाइम है, हुकूमत को तो अभी 2 साल हुए हैं आर्टिकल की जो आप बात कर रही हैं। लेकिन जहां तक बताने की बात है तो ये तो डिसाइडेड बात थी, एक हकीकी बात थी, ये तो सबको पता था, इसकी तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। अच्छा। कि ये यहाँ पर जैसे केपी में पीपल्स पार्टी का गवर्नर बैठा हुआ है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर बैठा है, इसी तरह जो सिंध की गवर्नरशिप है ये पीएमएलएन के शेयर में आई थी, और वहां पर हमने अपना गवर्नर पहले दिन से बिठाना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, हमारे अच्छे इत्तेहादी थे, ये उनको बोनस में ये टाइम जितना दिया तो हमने दे दिया। और अभी भी मैं समझता हूं कि टाइम एंड अगेन दे वर बीइंग टोल्ड कि हम अपना गवर्नर लाएंगे। तो ये ऐसी बात भी नहीं है कि उनको पता नहीं था या उनको बताया नहीं गया था। और जहां तक फारूक भाई की बात है तो वो पता नहीं किसी और बात पे शायद गुस्सा हो सकते हैं, ये इस पे उनका गुस्सा, इस बात पे उनका गुस्सा कोई और बात भी इख्तियार साहब, ये तो आप खबर दे रहे हैं, मतलब कोई और बात भी है जिसपे वो नाराज हो सकते हैं? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई शायद कोई और बात हो सकती है। क्या बात हो सकती है, ये बता दें। आई डोंट नो, ये वही बता सकते हैं। अच्छा। लेकिन इस पे उनका गुस्सा बनता नहीं है, ये तो डिसाइडेड चीजें थी। और मतलब इसका तो जाने न जाने, गुल ही न जाने, गुल भी जाने हैं और बाग भी सारा जाने हैं। मुझे तो वैसे तलाल चौधरी साहब की बात से ऐसा नहीं लगा कि जैसे बाग भी जानता है। बाग भी जानता है, गुल भी जानता है, माली भी जानता है। माली कौन है? माली आप है, अवाम है, मैं तो सादा बंदी, मैं किधर माली, मैं तो स्पेक्टेटर हूँ इख्तियार साहब। बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, क्योंकि हम गवर्नर खेल रहे हैं। शफी जान साहब इधर मौजूद हैं, केपीके के अंदर गवर्नर राज की बात चल रही थी। अब क्योंकि ये 1.25 साल पहले मेरे शो में ये बात कही गई थी, तो कोई पता नहीं ये गवर्नर राज वाली बात भी कही हो, वो भी केपीके में सच आ जाए, ऐसे कोई इम्कानात हैं? गवर्नर रूल की जो ऑप्शन थी वो पहले तो
ऑफ द टेबल था, लेकिन काफी अरसे से ऑन द टेबल भी है। और चीजें चले, अभी आप यहाँ इख्तियार साहब, आई एम सॉरी, हम करेंगे शॉर्ट, अभी आप इधर ही रुक जाइएगा। मैं आप जरा शफी जान साहब को इन द डिस्कशन, ये तो आपने अनीका आधी बात सुनी, अच्छा, रीजन आपने सुनी नहीं, रीजन तो सुन लीजिए ना कि रीजन क्या है। जी फरमाएं। वजीर आला के अपने जिले में, जो उनका जिला खैबर है, वहां पर तालिबान निकल रहे हैं, वो नाके लगा के लोगों को रोक रहे हैं, और वजीर आला साहब बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। सूबे का सबसे बड़ा जो दूसरा जिला है वो मर्दान है, वहां पर वो नाके लगा के बैठे हुए लोगों को रोका जा रहा है, और वजीर आला साहब जो है वो फूड स्ट्रीट मूवमेंट में कहीं बैठे हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। 12,500 रुपए रमजान पैकेज का अनाउंस कर दिया है, और वो अपनों में बांट रहे हैं। 12 अरब रुपए ये लोग खा गए हैं। तो ऐसी करप्शन और ऐसे हालात अगर होंगे तो मेरे ख्याल में फिर गवर्नर रूल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब इसका जवाब देना बनता है ना शफी जान साहब। और मैं यहाँ ये भी कह दूं कि एमक्यूएम के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब या कोई रहनुमा, माय प्लेटफॉर्म इज ओपन, आप मेरे प्रोग्राम पर आके अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं। शफी जान साहब, ऑन द टेबल आ गया गवर्नर रूल वाला मामला, अब क्या करें? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक गवर्नर राज की बात है तो हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हिम्मत करें, बिस्मिल्लाह करें, लगाए गवर्नर राज। ये एक मिनट, आप चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं, हम तो कब से दे रहे हैं। अच्छा। हिम्मत है तो लगाए गवर्नर राज। हिम्मत क्यों नहीं होगी उनकी? ये तो इनसे पूछे ना, ये तो इनके टेबल पे रखा हुआ है, हमारे टेबल पे तो नहीं है। हम तो इनको चैलेंज कर रहे हैं। उनका टेबल अलग अलग है। हम तो कह रहे चैलेंज कर रहे हैं कि लगाएं गवर्नर। कोई गप है गवर्नर राज लगाना? 4.5 करोड़ लोगों के मैंडेट है हमारे पास। एक वहां पूरे 122 असेंबली है। हम मानते हैं, हाँ, आप मैंडेट पे यकीन नहीं रखते, हम मानते हैं कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस पे भी यकीन नहीं रखते, हम मानते हैं कि आप 17 सीटों पे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, हम मानते हैं कि आपका लीडर नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हारा हुआ एक शख्स है, हम मानते हैं कि आपकी सीएम महर शराफत से हारी हुई सीट पे बैठी हुई है। लगाए गवर्नर राज। आप ये एडवेंचर करना चाहते हैं, ये मिस एडवेंचर साहब। ये चैलेंज का जवाब तो मैं इख्तियार साहब से लूंगी, लेकिन आप इतना कुछ मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि केपीके के जो सीएम है वो ज्यादातर अडयाला के बाहर होते हैं। आप ये भी मानते हैं कि केपीके के सीएम जो है वो डिसीजन लेते हैं, पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है वो कहती है नहीं जी हम लोगों ने तो इस तरह की कोई बात अप्रूव नहीं की थी। केपीके के सीएम कोई बात, आप ये भी मानते हैं कि केपीके के मेरी मानने वाली लिस्ट भी तो सुन लेना, मैंने भी एक लिस्ट बनाई है। आप ये भी मानते हैं कि जो केपीके के सीएम है उनको इस टाइम पे अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों की तरफ ध्यान दे रहे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अपने लीडर को ना छुड़वाएं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी काम भी कर रहे होने चाहिए और दहशतगर्दी वाला काम भी होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक गवर्नेंस की बात है तो सीएम सुहेल अफरीदी जिस तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं और जिस तरीके से पार्टी की तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं वो दोनों मिसाली है। गवर्नेंस में हमने तो इनको कहा है कि आए मुकाबला करते हैं। मिसाली अच्छी फॉर्म में, बुरी फॉर्म में, दोनों मिसालें हो सकती है ना, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इस वक्त एक ही वजीर आला है फॉर्म 45 वाला। अच्छा। ओरिजिनल वजीर आला जिसको आप कह सकते हैं। और जब हम पंजाब गए थे तो पंजाब की अवाम ने पहली दफा ओरिजिनल वजीर आला फॉर्म 45 वाला देखा था, तो जिस तरीके से वो उसको प्यार दे रहे थे, जिस तरीके से वो उनके दिल पे राज कर रहा था, हमें तो यूं लग रहा था कि अगर पंजाब में हम मजीद कुछ दिन रहते तो पंजाब वाले ये समझते कि उनका वजीर आला सुहेल अफरीदी है, क्योंकि पहली दफा उन्होंने ओरिजिनल वजीर आला देखा था, जो लोगों में जा रहा था, लोगों से मिल रहा था। क्योंकि फॉर्म 47 वाले जो इनकी वजीर आला है वो तो आवाम में आ सकती है। वो जो मैंने लिस्ट बताई है उसके भी जरा जवाब। वो तो 11 अरब का जहाज खरीद के खुद यहाँ बैठी है। 11 अरब वाले जहाज को वैसे हम लोगों ने भी नहीं छोड़ना फिलहाल। जहाज वियाना में फिर रहा है, कौन शरीफ फैमिली का मेंबर वहां पे सैर सपाटे के लिए गया है ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी। जहां तक हमारी बात है, देखिए, सबसे ज्यादा काम जो है तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में किया। अगर हम काम ना करते तो हम तीसरी दफा हुकूमत में ना होते। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कभी कोई दूसरी दफा गवर्नमेंट में नहीं आया। हम मुसलसल तीसरी दफा आ रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब की वजह से हम चौथी बार भी हुकूमत में आएंगे। पहले आए मुकाबला करते हैं कि हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, इनके पास कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे पास कितने हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास कितने हॉस्पिटल। कब करते हैं? मैं तो चैलेंज दे दे के थक गया हूं, कोई मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मैं तो कह रही हूं आप यहीं बता देना ताकि मैं उनसे भी पूछ लूं आपकी कितनी यूनिवर्सिटी है लाहौर में, पता करें। हमारे पास 34 यूनिवर्सिटियां हैं। ठीक हो गया। पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटियां ये बता दें। ठीक है। हमारे पास 350 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, इनके पास कितनी हैं ये भी बता दें। हमारी आबादी 4.5 करोड़ है, इनकी आबादी 12 करोड़ है। हेल्थ पे हम पर कैपिटा इनसे ज्यादा लगा रहे हैं, 12,000 समथिंग है, 12,000 पर पर्सन। अच्छा। ये कितना लगाते हैं ये भी बता दें। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आप उठा ले, सबसे ज्यादा करप्शन जो है पंजाब में हो रही है 39%, सिंध में 46% है, फिर 39% जो है पंजाब में। सबसे ज्यादा करप्ट इदारा जो है वो पंजाब पुलिस है। इसके बाद आप पॉवर्टी का जो सर्वे हुआ है वो उठा ले, सबसे ज्यादा जो वहां पे है 29% वो पंजाब में है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये कौन सी ये हंस ही सकते हैं, उनके पास कोई जवाब तो नहीं होगा। अब ये क्या कहेंगे कि जी उधर करप्शन हो गए, एक सबूत इनके पास नहीं है।
इन्होंने 11 अरब का जहाज खरीदा। हाँ। हमने 12.5 अरब रुपए अपने लोगों को रिलीफ दी रमजान पैकेज में। ठीक है। 10.5 किधर है वो रमजान पैकेज? सुन लेना, 10.5 लाख खानदान उसमें रजिस्टर है। 9 लाख का फिगर हम पहुंच चुके हैं। 9 लाख लोगों को पेमेंट मिल चुकी है। इंशाल्लाह ये 3-4 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया। पहली बात, इन्होंने गिराया पेट्रोल बंप अवाम पे, उस पेट्रोल पे जो कि $60 पर बैरल पे खरीदा गया था। महंगा पेट्रोल पाकिस्तान नहीं है। इनकी वज़रा के बयानात पड़े हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक है। उस स्टॉक पे ये हराम मुनाफा कमा रहे हैं, डाका मार रहे हैं। 55 रुपए आम पाकिस्तानी की जेब पे डाका मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा की वाहिद हुकूमती सुहेल अफरीदी वाहिद वजीर आला है, जिसने खैबर पख्तूनख्वा के जो रिहायशी है, जो मोटरसाइकिल सवार है, 1100 रुपए हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि ये बोझ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उठाएगी। पहली बात, BRT का किराया हम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। पिंक बसेस लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बहनें सफर करेंगी, उनका किराया आम BRT से कम होगा। 52 नई फ्लीट में हम बसेस शामिल कर रहे हैं। किसान का भी आगे गंदम कटाई का सीजन आ रहा है, वहां जो डीजल इस्तेमाल करेगा किसान वो भी खैबर पख्तूनख्वा ये बोझ उठाएगी। पहली बात, किफायत शारी पे आते हैं। नई गाड़ियां मैं इसका जवाब ले सुन लेना। किफायत शारी, मैंने सारी चीजें सुननी, आप उसकी फिक्र ना करें। किफायत शारी वाला पॉइंट नोट कर लें आप। इख्तियार साहब, आप कह रहे थे ये कर क्या रहे हैं, लिस्ट उन्होंने गिनवा दी। कहते हैं 34 हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, 350 हमारे पास कॉलेजेस हैं, 4.5 करोड़ जो है हमारे अवाम है, 12 करोड़ आपके अवाम है। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग बता दें कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने जो है वो कॉलेजेस हैं आप लोगों के पास। और हाँ, वो कह रहे हैं 12,000 हम पर कैपिटा जो है वो दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर। पंजाब का वो जहाज जो जमीन पर खड़ा है, उसका वजूद मालूम है, वो कहाँ पे फिरता है वो भी इनको याद होता है और इनको मालूम होता है, क्योंकि वो चोरी छुपी चीज नहीं है। लेकिन कोहिस्तान के 200 अरब लेकिन ये 11.5 करोड़ 11 अरब या 11 अरब ना इस टाइम पे बनता नहीं था जहाज पे स्पेंड करना। और उनके जो मैं सिर्फ अर्ज कर रही हूँ कि $38,000 की पे। मैम मुझे बोल ये मेरी टर्न है, तो मुझे एक सवाल का जवाब उनको भी मैंने टोका है। मुझे जवाब तो देने दो, सुन लीजिए। जी सुनाइए। 200 अरब रुपए का वो करप्शन का स्कैंडल जो है, जिसका आज तक ये मुंह इनका वो चिढ़ा रहा है, उसका ये नाम तक नहीं ले सकते। 200 अरब रुपए, 10 अरब रुपए के जहाज की कहानी सुनाई जाती है, जिसका वजूद मौजूद है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पंजाब हुकूमत की प्रॉपर्टी है, कोहिस्तान स्कैंडल का। अब आगे सुनिए। 4 अरब रुपया तिरा के मुतासिरीन के लिए निकाला गया था, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। उसमें 80 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं, 320 करोड़ रुपए इनकी जेबों में चले गए हैं। वो अभी तक मुतासिरीन करोड़ कैसे बन गए हैं? 4 अरब से 12 अरब रुपए ये इन्होंने 12 अरब रुपया, अभी 13 अरब रुपए इन्होंने निकाला है ये रमजान पैकेज में। और 5-5 हजार लोगों के नाम इन्होंने लिए हैं अपने सेनेटर से, MNA से, MPA से, और वो अपने लोगों के नाम डाल रहे हैं और वो पैसे वापस इनके जेबों में आ रहे हैं। इससे बड़ी करप्शन और क्या होती है? आपकी वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं, उनको प्रूफ भी देना है इख्तियार साहब। देखिए वो आपके खिलाफ बात कर देते हैं, आप उनके खिलाफ बात कर देते हैं, हमें तो सबूत चाहिए ना। तो मैं तो आपको यही बात सबूत। अच्छा चेक कीजिए, आप अपना मोबाइल चेक कीजिए, मैं आपके मोबाइल पे भेज रहा हूँ। बिल्कुल मैं इंतजार कर रही हूँ। ये किफायत शारी की बात करते हैं। की बात अभी मैंने नहीं की। जितनी पेट्रोल गाड़ियां डीजल है, तो फिर वो भी आपको लग पता उसके जाएगा। कार्ड्स और उसके वाउचर उसके भाई की जेब में पड़े हुए हैं। इनका जो मिनिस्टर है लोकल गवर्नमेंट का, वो स्वाद से गाड़ी जो है उठा के ले आया है और यहाँ पे गाड़ियां वो अपनों में बांट के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किफायत शारी की बात करते हैं। जब ये डाके की बात करते हैं तो इनको कोहिस्तान के 200 अरब का स्कैंडल भूल जाता है। जब ये डाके की बात करते हैं तो क्या ये भूल जाते हैं कि जो इनके वो 1 अरब दरख्त हैं, उनका जमीन पे कोई वजूद भी नहीं है? ये लोग भूल गए हैं। जो ये 1100 करोड़ रुपए का वो डाका डाल गए मालम जबे में, ये BRT जो 35 अरब में बननी थी, अच्छा मैं वेट कर रही हूं, 150 अरब पे पहुंच गई। ये लोग किसी को चोरी का ताना देते, इनको शर्म आनी चाहिए। ये तो खुद चोरों के लुटेरों के सरदार हैं। और वहां पर ये वो लोग जो नंगे पैर आए थे असेंबली में, आज खरबपति बन गए। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये वाली चीज जो है ना, मैंने अक्रॉस द बोर्ड देखी है कि नंगे पैर आने वाले जो है वो खरबपति बने सारी सियासी जमातों के अंदर। यहाँ तो मुझे आपने ऑस्टेरिटी की बात करनी थी यहाँ जो और जवाब भी दे यहाँ जो लोहार था वो मेफे में फ्लैट्स खरीद रहा है। इनके लीडर का तो ये हाल है। छोड़े, जहां तक किफायत शारी की बात है, अब ये कोई लैंग्वेज है इनकी?
नहीं तो Is this the language to talk? नहीं तो वो मैं तो गेस्ट को ये बता के Is थक this जाती the हूँ, आप language? सब अब जहां personal तक हो। लेकिन जहां तक Is this the किफायत language? अब जहां किफायत तक शारी। Is this the जहां तक language to किफायत talk? शारी की बात है, खैबर Should पख्तून shame of your words. खैबर आपको शर्म आनी चाहिए इसी बातों पर। अगर फिर मैं शर्म दिलाने पे आ गया तो फिर इख्तियार साहब ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। आपको आप तो लोग शर्म शर्म ना आएगी नहीं। दिलाएं दोनों एक दूसरे को, आप लोग आपको सिर्फ शर्म स्टैटिस्टिक्स आएगी बता नहीं। दें। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की किफायत शारी का वो ताल्लुक है, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो आपके लीडर को ज़कात दिया करता था और उसका नाम नवाज शरीफ है। जो लोहार उसकी था ज़कात गवाल उसने मंडी घर का, अच्छा, बनाया। लेट्स नॉट गेट इनटू पर्सनल लोहार नहीं है, डिटेल्स। जो भी है, जो लोहार था गवाल मंडी का, अच्छा, शफी साहब वो आपसे भी तुम्हारे लीडर को इख्तियार ज़कात साहब, दिया करता था। इख्तियार साहब, वो या आपके मैं लीडर को अवाम की ज़कात बात दिया कर रही करता हूँ, था। मुझे किसी की जातियात से मसला नहीं है। सदका दिया करता था। जो लोहार था गवाल मंडी अच्छा, लेट्स नॉट अटैक पर्सनालिटीज। शफी साहब, दूसरे आ ऑस्टेरिटी। गए, अच्छा इख्तियार साहब, दूसरे आगे हालात है। देखिए जहां तक कफायत शारी की बात है, वाहिद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है जो कफायत शारी का सोच रही है, जो अपने अवाम का सोच रही है। कैसे? नई गाड़ियों पे हमने पाबंदी लगाई थी, नई गाड़ी कोई नहीं खरीद सकता वहां पे। हमने 25% कोटा काटा था कोविड में अपने मिनिस्टर्स का, अपने ब्यूरोक्रेसी का 25%, वो आज तक बरकरार है। 25% हमने मजीद काट दिया, पहली बात। इसके साथ साथ तमाम मीटिंग्स हम वर्चुअल कर रहे हैं, तमाम मीटिंग्स हमारी जूम पे चली गई हैं, स्टैंडिंग कमेटीज की हूँ। इसके साथ साथ स्कूल्स के जो मतलब फ्यूल वगैरह जो था, हम 3 छुट्टियों पे जा रहे हैं। पहली दफा जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? जी चली गए हम, 2 छुट्टियां हो रही, तीसरी पे तीसरे पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा जो पेट्रोल बम गिराया गया, जो इनकी गवर्नमेंट ने गिराया, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जितना भी बोझ पड़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों पे, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो कि मोटरसाइकिल वाले हैं, जो किसान हैं, वो हम खुद उठा रहे हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देख लें, 1.5 अरब की पंजाब हुकूमत गाड़ियां खरीद रही है अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए, अपने मिनिस्टर्स के लिए। अनलिमिटेड उनका फ्यूल है, आपके मालिक साहब ने उसको कवर भी किया, उसकी स्टोरी भी की है। 11 अरब का जहाज खरीदा गया। तरजीहात यह है कि आप कह रहे हैं किफायत शारी, 55 रुपए का लीटर आप महंगा कर रहे हैं पेट्रोल। पाकिस्तान में कभी भी तारीख में 55 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 323 का डीजल, 323 का पेट्रोल, इस तरह 330 का डीजल पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे। इतने रेट्स पाकिस्तान में कभी भी नहीं। हमारे टाइम पे 120 का बैरल था, हमने 150 का पेट्रोल दिया। मेरी एक कर सुन लीजिएगा, वजीर पेट्रोलियम की सारी सीएम से मुलाकात हुई ना, सारे सीएम को हमने तो रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या इसको अवॉइड, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती, क्योंकि एक जमाने के अंदर आप लोगों को जहां कीमतें बढ़ानी पड़ती थी, उस टाइम पे खान साहब कहते थे अच्छा जब हम मिनट दीजिए, मुझे बताएं अगर आप होते तो आप क्या करते? जब हमारी हुकूमत होती थी और जब 2 रुपए पेट्रोल महंगा होता था, तो इख्तियार वली साहब जो है वो साइकिल पे बैठ के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आते थे। वो साइकिल इनकी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ही खड़ी है, उसको जंग लग चुका है। चाहते हैं तो हम वापस भिजवा देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस उस साइकिल पे चले जाए। जब 3 रुपए लीटर महंगा होता था, जब 3 रुपए लीटर महंगा होता था, तो इनका ख्वाजा आसिफ है, वो ये कहता था कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। इनकी मरियम नवाज जो है, मरियम सफदर जो है, वो जलसों में कड़ी होके गला पाड़ के कहती थी कि जब पेट्रोल और महंगाई आती है तो वजीर आजम चोर है। अब जो 55 रुपए लीटर बढ़ाया गया तो वजीर आजम डाकू है, उसने डाका डाला है पाकिस्तान के अवाम पे। ये अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं। और जो लोग इस पूरी प्रोजेक्ट में मुलविस है, जितने लोग इस प्रोजेक्ट में मुलविस है, जो इस अजाब को लेके आएंगे, वो सब जवाबदेह होंगे। इख्तियार वली साहब आप जवाब दे दें, मेरे पास लास्ट कुछ मिनट है। इनको बोले इनकी सारी बातें याद रखें, कौम ने सुन ली है। ये जिस साइकिल की बात कर रहे हैं, कहता है हमारे पास असेंबली में खड़ी, ये ला के दिखा दे। ये जो आप असेंबली में नहीं आए थे साइकिल पे, वरना ये आप नहीं आए थे साइकिल पे। ये नाक रगड़ेगा, तू चुप कर, अब तू अब तू वाली जबान ना इस्तेमाल करें इख्तियार साहब, तू वाली जबान से इधर मैं आपके तू सुनने के लिए नहीं बैठा। तुम्हारा सब पता है। मुझे आप बात करेंगे, तमीज से करेंगे तो सुनूंगा, तमीज से नहीं करेंगे नहीं करने दूंगा। मैं इसे यहाँ पे नहीं आया। इख्तियार साहब, ये तू वाली जबान सुनने के लिए मैं इस प्रोग्राम में नहीं आया। इख्तियार साहब, स्टूडियो से बाहर आ जाए, फिर देख लेंगे। आ जाए ना, आ जाए आप ऐसी कोई हरकत करेंगे तो स्टूडियो पर अपने पैरों की सही सलामत नहीं जाएंगे। फिर आप अपने दांत जो है अपनी जेब में लेकर, ठीक है, ये आप आ जाएंगे तो लग पता जाएगा। पर्सनल नहीं हो, आपने जो जबान इस्तेमाल की है असर को, मैं उसका भी आपसे बदला लूंगा। ये सुन लो, ये सुन लो। आपने मेरी जातियात को टारगेट किया है और मैं आपकी जातियात पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि आपकी वालदा की अभी फौतगी हुई है और आपने जो जबान इस्तेमाल की है, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट सुन लेंगे आप दोनों हजरात।
रिक्वेस्ट नहीं, लेट्स नॉट पर्सनली अटैक इख्तियार साहब, शफी साहब, हम यहाँ सिर्फ अवाम को सर्व करने बैठे हैं, हमारा पर्पस जातियात नहीं है। आपने जवाब देना इख्तियार साहब तो दे दीजिएगा ताकि मैं फिर इस सेगमेंट को वाइंड अप करूं। मैं यही कहूंगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होती हैं ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक होती है, और इसका इनको भी पता है, इनके लीडर को भी पता है। 20% पाकिस्तान ने बढ़ाई है, दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं बढ़ाई, 20% इन्होंने बढ़ाई है। इख्तियार साहब आप बात कीजिएगा, आप बात कीजिए प्लीज। जब इमरान खान कहता था कि 65 रुपए में पेट्रोल महंगा है, मैं 40 रुपए में दूंगा, 4.25 साल हुकूमत करके गया है, एक दिन भी अगर उसने 40 रुपए का दिया हो। चलिए, इस वक्त तो जहां से पेट्रोल आता है उस दुनिया में आग लगी हुई है। हमने तो बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शफी जान साहब, थैंक यू वेरी मच इन द प्रोग्राम। इसी के साथ दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान, इजराइल और यूएस की जंग अभी भी बरकरार है। पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है। मसला यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से और ताबड़तोड़ हमले होने की वजह से गल्फ मुमालिक पे जो ऑयल का सप्लाई चेन है वो इस टाइम पर बड़े बुरे तरीके से डिसरप्ट हो चुका है। दावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया कि हम लोगों ने नेवी तबाह कर दी है ईरान की, लेकिन बात यह है और हकीकत यह है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता ईरान की इजाजत के बगैर। इसराइली फौज ने यह कहा है 2 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि आज 2 हफ्ते मुकम्मल हुए हैं, इसराइली फौज ने यह कहा है कि इस जुम्मे की सुबह तेहरान में बड़े पैमाने पर फिजाई हमलों की नई लहर शुरू की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान और दीगर इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की नई बारिश की थी। इस इकदाम से अमरीका और इसराइल के इन दावों को चैलेंज किया गया, जिनमें यह कहा गया था कि जी ईरान के तवील फासले तक मार करने वाले सारे हथियारों का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है, जो कि अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। तेहरान में निकाली जाने वाली आलमी यौमुल कुद्स की रैली के दौरान फिजाई हमले और जोरदार धमाकों के नतीजे में एक खातून शहीद हो गई है, लेकिन लोग वहां के फिर भी सड़कों पर आ रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसने अमरीकी तैयारे बरदार जंगी जहाज जो एब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जख्मी है और दावा किया है कि वो बेसिकली छुपते फिर रहे हैं। अब पीट हेग्सेट ने यह बोला है कि ईरान के पास फिजाई दफा है और ना ही बहरी दफा है, और इसके मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह किया जा चुका है बेसिकली बाय यूएस। लेकिन इन सारे के सारे क्लेम्स को ईरान ने रद्द कर दिया है और मुज्तबा खामनाई के जख्मी होने की खबरें जो हैं वो बेसिकली आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम सब कह रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है। वो पहले शुरू में जो है वो जख्मी हुए थे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एम्बेसडर जौहर सलीम साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। जाहिद साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। ये क्लेम्स के जी ईरान के सारे नेवी भी तबाह हो गई, एयरफोर्स भी तबाह हो गई, और उसके बाद फिर हम लोग मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले देखते हैं ईरान की तरफ से। ये क्लेम्स किधर से आ रहे हैं? एक बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहने वाला यूएस, एक जो है वो इजराइल अपने आप को डेमोक्रेसी कहने वाला, व्हिच इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, वो दोनों ये क्लेम कर रहे हैं। क्यों, व्हाई? देखिए, मिलिट्री पोस्टरिंग है, नुकसान उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक डिबेट चल पड़ी है जी, जिसको अमेरिका एड्रेस करना चाह रहा है कि ये वॉर बहुत स्प्रेड हो गई है। तो अमेरिका का कॉन्सेप्ट ये है, या वो समझते हैं कि वॉर तो चले स्प्रेड हुई है, बट नोबडी सी कि हाउ मच ईरान हैज श्रंक, कि श्रिंक कितना हुआ है जी ईरान को हमने श्रिंक कितना, तो उसकी वो काउंट बता रहे हैं कि जी हमने नेवल फील्ड में इनको कितना श्रिंक किया है, एयरफोर्स की क्या है, एयर डिफेंस की क्या है। लेकिन जो अपनी जो श्रिंकिंग है अमेरिका की, जो स्पेशली इंटरसेप्टर्स का जो रिस्पॉन्स है या जो कॉस्ट है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। देखिए अनिका, इन द इनिशियल 100 आवर्स ऑफ द वॉर वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और हम देख भी रहे हैं, वो तकरीबन $3.7 बिलियन है जी। जो थर्ड इन्होंने शुरू में 4 दिन इस्तेमाल किए, 500 के करीब वो डिफेंसिव सिस्टम इस्तेमाल किया है, जो जो नेवल से इन्होंने एंटी मिसाइल्स अटैक किए हैं वो तकरीबन 400 प्लस है, एंड जो थर्ड सिस्टम्स है वो तकरीबन 12 से 18 मिलियन डॉलर का एक पड़ता है जी। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितनी ह्यूज कॉस्ट उनकी उसमें शामिल हो गई है। बहरहाल ये जो अभी चीजें आ रही हैं कि जी हमने उनको खत्म कर दिया, ये तो उन्होंने देखे पहले भी कहा था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि जी अब तो वहां से वो मटेरियल्स जो है, न्यूक्लियर मटेरियल्स निकाल ही नहीं सकते, जो 12 डेज की बात थी। 7 डेज गुजरे तो स्टीव विटकॉफ कह रहे थे जी कि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो उनको जो चाहिए था यूरेनियम वो इकट्ठा कर लिया और वो बॉम्ब बनाने की तरफ जा रहे हैं।
3-4 दिन गुजरे तो जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, शी सेड कि नहीं जी हमने तो बिल्कुल उनका न्यूक्लियर ऑब्लिटरेट कर दिया, देयर इज नो न्यूक्लियर। फिर इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका है, इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इतना ठीक मतलब बहुत ही ज्यादा चीजें हुई हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन एम्बेसडर साहब किसी जमाने में ना यूएस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी, ये वाली बातें करता था। अभी डोनाल्ड ट्रंप तो सीधा सीधा बोलते हैं, वेनेजुएला के बारे में भी बोला, ऑयल चाहिए हम लोगों को। ईरान के पीछे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन लग रही है। अब तो वो फसाड भी नहीं है जो किसी जमाने में यूएस सामने लेकर आता था। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिप्लोमेसी, और पाकिस्तान अभी डिप्लोमेटिकली बड़ा एक्टिव हुआ है। ईरान से भी हमारी बात चल रही है। अभी इस टाइम पर हमारे वजीर आजम साहब भी गए सऊदी अरब, वहां MBS से मुलाकात एंड ऑल। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि हम और बाकी ममालिक क्या किरदार अदा कर सकेंगे सारी सिचुएशन? जी बिल्कुल। पहले तो खैर बिल्कुल जनरल साहब ने जो बताया बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया एज यूजुअल। देखिए ये एक एसिमेट्रिक वॉर है इस वक्त जो है, कोई दोनों साइडों में मुआवजना उस तरह से नहीं है कि जी उनकी बाकायदा फौजियों को आपस में कोई कंपैरिजन है। ईरान के पास जो है ना कोई डिफेंस है उस तरह का, ना ही उनके पास नेवी थी। इस जंग के आगाज में भी नहीं थी उस तरह की। जो अमेरिका के तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो वहां पे है और उसको निमिट्स क्लास के हैं जो दुनिया में और किसी मुल्क के पास नहीं है। और भी जाहिर उन्होंने जिस तरह की वहां पे उनके 19 मिलिट्री बेसिस हैं। एक बिल्कुल एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसमें ईरान की पूरी रिलायंस जो है इन टर्म्स ऑफ डिटरेंस या रिटेलिएशन वो प्रोजेक्टाइल्स पे है, इसमें प्राइमरीली मिसाइल्स और फिर ड्रोन्स। तो मिसाइल्स और ड्रोन्स अच्छा, अब दूसरी तरफ वो इंटरसेप्ट भी करते हैं, कोई 90 से 95% इंटरसेप्ट वो कर रहे हैं। अब दोनों साइड्स को उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि एक तरफ तो देखें कि ईरान जो है उसके भी इसमें कोई शक नहीं कि देखें अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो पहले 2-3 दिन के मुकाबले में अब वो कोई 10-15% पे आ गई है जो वो फायर कर रहे हैं मिसाइल्स और इवन ड्रोन्स भी। जबकि ड्रोन्स तो बहुत ही आसान है उनके लिए, कहीं से भी उसको वो लॉन्च कर सकते हैं। मिसाइल साइट्स तो उन्होंने काफी सारी उनकी तबाह की हैं, थोड़ा मुश्किल हो गया लेकिन फिर भी सस्टेन कर रहे हैं। अमेरिका के पास भी ये सही है कि इंटरसेप्टर जो, क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही महंगा होता है जिसने जनरल साहब ने कहा, तो और फिर टोमाहॉक मिसाइल्स भी उनके पास कुछ कम थे। तो वो लेकिन उनके पास भी इतने हैं कि वो अभी दिफा अभी तक कर रहे हैं। तो दोनों साइड उस मामले में एक थोड़ा सा स्टेलमेट है। ऑल्दो कि जैसे मैंने कहा था पहले, कैन दिस फोर्स, एम्बेसडर आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन कैन दिस फोर्स बोथ द साइड्स कि वो मेज पर आकर बात कर सकें विद द फैक्ट कि ईरान ने ये कहा है कि अब ऐसे नहीं मेज पर आना, अब प्रॉपर श्योरिटीज के साथ आना? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैंने कहा था कि देखिए मेरे पहले के भी कमेंट्स हैं कि जी ये बहुत ज्यादा देर तक ना ईरान के लिए भी जब ये 20-25 दिन से ज्यादा हुए तो इसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा इस तरह का। अच्छा, सबसे आसान चीज तो उसमें वही है, ये अपना हुर्मुज़ जो है उसको बंद रखना, क्योंकि इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा कोई नेवी की जरूरत भी नहीं है। बहुत ही जगह ईरान के, क्योंकि ईरान के साथ ही है वो जो नेरोस पॉइंट पे इतनी तंग है कि वहां पे वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल्स फायर करके भी उसको रोक सकते हैं, उसको बंद रख सकते हैं, यानी कि या फिर एक थ्रेट ऑफ फोर्स के जरिए भी बंद रख सकते हैं। तो ये उनकी वो है डिटरेंस। लेकिन ये कि आप दोनों साइड्स को देखें, डिप्लोमेसी पे बिल्कुल, डिप्लोमेसी इस वक्त भी एज वी स्पीक तो बहुत ज्यादा बिहाइंड द सीन्स भी चल रही है, पब्लिक व्यू में भी चल रही है। यहां तक कि मैं कहूंगा कि इवन अमेरिका और ईरान के बीच में भी देखें हमेशा इंटेलिजेंस जो ऑपरेटिव्स होते हैं उनके थ्रू बातचीत भी चल रही होती है, इवन जंगों के दौरान भी। फिर बहुत से मुल्क जिस तरह चाइना, रशिया है, उनकी अपनी चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज भी बीच में है। पाकिस्तान देखें कितना एक्टिव है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान उन मादूदे के मुल्कों में से है जो कि जिनकी दोनों ताल्लुकात ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और सारे गल्फ कंट्रीज के साथ आपको पता है वो तो खैर बरादराना और बहुत ही नजदीक तरीन है। और फिर अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का भी इसमें जाहिर है कि एक मीडिएशन और फैसिलिटेशन में एक रोल आ जाता है। लेकिन इससे पहले दोनों को थोड़ा एक तो एग्जॉस्ट होना पड़ेगा। और सबसे जो अहम फैक्टर है, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि देखें अमेरिका के लिए मसला क्या आके फंस गया, किसमें कि मसला आके फंस गया वही 450 किलोग्राम जो अफसूदा यूरेनियम है, जो 60% के करीब अफसूदा है, जो पिछली बार भी उन्होंने खैर तबाह तो किए थे इनके जो है ना, लेकिन तबाह ऊपर ऊपर से हुए थे, जमीन दोस्त क्योंकि बहुत ही गहराई पे थे। वो जो अफसूदा मटेरियल है, यूरेनियम है, वो तो सबको पता है कि वो बच गया है। तो वो ईरान अब उसको एक्सेस, अब कुछ इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कर चुका है, कुछ इनके करने की कोशिश कर रहा है। अब वो उनके लिए मसला है कि जब तक वो उसका वो क्या करें उसके लिए, क्योंकि वो जो इत्तहान के करीब है, फिर कुछ साइट्स हैं नातान्स में और फर्दों में जो इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वो कहते हैं कुछ वहां पे है। अब वो अमेरिका सोचे कि क्या करें जी, उसके लिए क्या
क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स तो उस तरह की नहीं ला सकते वहां पे, वो जगह बहुत दूर भी उनके है। ग्राउंड पे उस ट्रूप्स लाइन ना पे। ला के भी एम्बेसडर साहब उनकी कैजुअलिटीज पे कैजुअलिटीज हुई जा रही है। उनका रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो गिरा है उसके अंदर कैजुअलिटीज की कंफर्मेशन आ गई है, 2 क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। जनरल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, कब तक चल सकेगा ये एस्केलेशन लैडर पे? डी एस्केलेट कौन पहले करता हुआ आपको नजर आ रहा है और एट व्हाट पॉइंट? देखिए, जो सुप्रीम कमांडर की अनीका स्पीच हुई है उससे तो जो मैंने एनालिसिस किया है तो वो दैट स्पीच वाज ऑफ डिफाइंस एंड दैट स्पीच वाज ऑफ रिटेलिएशन। और लॉन्गेटिविटी ऑफ रिटेलिएशन के अंदर ही ईरान का सर्वाइवल है। लेकिन अब जैसे अभी जौहर साहब भी फरमा रहे थे, याद होगा आपको जब कतर में भी ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था, इजराइल के अटैक आए थे और फिर ईरान ने भी वहां पे अल-उदैद पे एक सिंबॉलिक अटैक किया था, तो हम यही समझ रहे थे कि शायद वॉर एक्सटेंड होगी। बट बैकयार्ड में बातचीत हो रही थी और एक नेगोशिएटेड हल जो था वो निकल आया था। तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर चैनल्स विच आर वर्किंग। ईरान को हम दाद तो बहुत दे रहे हैं जी, अमेरिका की तो हमने बहुत बात कर ली, उसके ऊपर दाद बहुत दे रहे हैं, सारा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक कैपेसिटी भी होती है जी। वॉर फिर आपने अपनी कैपेसिटी को देखने का, हम इसको कितना आगे लेकर जा सकते हैं। कैपेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रोग्राम। लेकिन यूएस की भी कितनी एपिटाइट है? अभी उधर भी काफी सुबकी हो रही है, वहां के अभी इलेक्शंस आने हैं, इजराइल के भी इलेक्शंस आने हैं। इज दिस जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक? ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन अभी हमने इकोनॉमी के जो धड़का लगा है हम सबको, उसको डिस्कस करना है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। महंगाई का एक तूफान आ गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा होने के बाद महंगाई की शरह के अंदर खतरख्वाह हमें इजाफा नजर आया है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी हु इज सेइंग दैट, एक आम आदमी को महसूस हो रहा है। 55 रुपए नहीं बढ़े हैं, ये 55 रुपए फी लीटर बढ़ने के बाद एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। वैसे तो हर हफ्ते बढ़ना था इस कीमतों ने, लेकिन शुक्र है आज वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया कि नहीं हर हफ्ते, यानी इस हफ्ते तो नहीं बढ़ेगा, अगले हफ्ते का अगले हफ्ते देखेंगे। एक हफ्ते के अंदर महंगाई की शरह जो है उसके अंदर 1.89% इजाफा हो चुका है और मजमूई सालाना इन्फ्लेशन इस टाइम पर 6.44% तक पहुंच चुकी है। अब ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं, इससे ज्यादा ही होगा जो भी इन्फ्लेशन का नंबर होगा। इदारे शुमारियात के हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशाये जो जरूरियां हैं, यानी जो अशाए खुर्रनोश हैं या अशाए जरूरियां हैं या व्हाटएवर, उनकी कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। एलपीजी की कीमतों के अंदर 12.13 इजाफा हुआ है। प्याज की कीमत के अंदर 9.63% इजाफा हुआ है। हालिया हफ्ते आटे की कीमत के अंदर भी 1.28%, चिकन की कीमत के अंदर 0.66%, दाल माश की कीमत के अंदर 0.55% महंगाई हुई है। इसके अलावा लकड़ी, दाल, चना, ताजा दूध भी और इसके अलावा बहुत सारी चीजें भी महंगी हुई हैं। इवन सो कि आप कोई चीज ग्रोसरी की करने जाए, आपको एक महंगाई का तूफान जो है वो वेलकम करता है। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस तरह पीछे क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा हम भी इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे, 40% तक इजाफा कर दिया। इवन रेलवे की कीमतों की जो टिकट की कीमतें हैं उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। आलमी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं, उसे तजावुज कर चुकी हैं और अभी ईरान ने यह बोला हुआ है कि $200 फी बैरल तक मैंने लेकर जाना है मामले को इकोनॉमिक प्रेशर के लिए। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर मजीद इजाफा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आज वजीर आजम ने कहा है कि जी उनके मुताबिक आम आदमी के ऊपर बोझ बहुत कम हो गया है, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर आज इजाफा नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स तो अपनी जगह पर एक और रोना रो रहे हैं। वो कहते हैं जी 27 मार्च से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करेंगे। क्यों करेंगे? उनकी रुदाद सुनिए, आपको शायद हंसी आए या पता नहीं अफसोस हो। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया, डीलर्स को फायदा ही कोई नहीं पहुंचाया, मार्जिन को नजरअंदाज कर दिया गया। यही डीलर्स, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहती है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा किया है और ये इजाफा जो है वो ट्रिकल डाउन होकर पेट्रोल पंप्स या डीलर्स तक गया ही नहीं है, जिसकी वजह से डीलर्स को पेट्रोल और डीजल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील के ऊपर एक कैप लगा दिया था जी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने। यानी वो कह रहे हैं हमें हमारा फायदा नहीं मिला और अवाम कह रही है सारे फायदा ले लें, हमारी खैर है, हम 37,000 रुपीज मिनिमम वेज के ऊपर गुजारा कर लेंगे। ये अजीब सी सूरत हाल है। सबसे गरीब तबके से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। गवर्नमेंट ने हमें बताया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया, अब जो है तेल की कीमतों के अंदर इजाफा किया जाएगा। आज वजीर आजम साहब कहते हैं कि नहीं,
इस बार नहीं किया जाएगा, बोझ बहुत ज्यादा हो गया। बोझ तो वाकई में ज्यादा हो गया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, अब हर चीज महंगी हो गई है। पहले रमजान की महंगाई, फिर जो है वो जंग की महंगाई, अभी ईद की महंगाई हो जाएगी। जी अनीका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दो हकायक शुरू में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, पहली हकीकत तो ये है कि जो 55 रुपए इजाफा किया गया है डीजल और पेट्रोल की कीमत में, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होने के नतीजे में नहीं है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो तेल है वो तो इंडिया भी जाता है, वो बांग्लादेश भी जाता है, वो श्रीलंका भी जाता है, वो नेपाल भी जाता है। किसी भी मुल्क ने तेल की कीमत जो है उसमें इस तरह इजाफा नहीं हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। दूसरी हकीकत यह है कि जो 55 रुपए का तेल की कीमत में इजाफा हुआ है या पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, इसका मशरक़े वुस्ता की जंग से कतई कोई ताल्लुक नहीं था। इंटरेस्टिंग, वो कैसे डॉक्टर साहब? हमें तो अभी तक गवर्नमेंट डॉक्टर साहब ये बता रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ना बंद होता तो कीमतें ना बढ़ती। जी, आप याद कर लीजिए कि मार्च की 4 तारीख को वजीर खजाना साहब सेनेट की एक फाइनेंस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद है। ये उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को मार्च की 4 तारीख को बताया। इसका मतलब ये है कि अप्रैल की या 2 या 3 तारीख तक पाकिस्तान के पास पुराना स्टॉक मौजूद था। तो ये माल पुराना है, ये माल 60 या 62 डॉलर की बैरल की जब कीमत थी उस वक्त खरीदा गया है, तो पुराना माल है, बेचा महंगा गया है। तो ये कहना मैं समझता हूं कि फैक्चुअल नहीं होगा कि मार्च की 6 तारीख को जो ऐलान किया गया कीमतें बढ़ाने का, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नतीजे में किया गया या उसके बंद होने के नतीजे में। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। गवर्नमेंट कहती है कि आज हम पिछले स्टॉक को महंगा करेंगे और आगे बेचेंगे, तो आगे चल के जो अभी हम लोगों ने स्टॉक खरीदा होगा, अगर फॉर एग्जांपल आगे चल के प्राइसेस गिरती हैं तो हमें वो पिछला 22-28 दिन का जो स्टॉक है वो भी तो बेचना पड़ेगा ना सस्ते में, उसके लिए भी कीमतें डाउन करनी पड़ेंगी। तो क्योंकि हमें वो कीमतें डाउन करनी पड़ेंगी तो इसलिए अभी हम पुराने स्टॉक के ऊपर ये वाला 55 रुपए फी लीटर लगा के बेच रहे, वो सेट ऑफ हो जाएगा। इसका जरा एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। देखिए, सितंबर 2022 में जब आलमी मंडियों में कीमतें बहुत तेजी से गिरी थी तो हुकूमत ने पाकिस्तान में कीमतें नहीं गिराई। जब उनसे वजह पूछी गई तो हमें बताया गया कि 45 दिन पुराना सौदा होता है और 45 दिन पहले हमने महंगा सौदा खरीदा था, इसलिए हम पाकिस्तान में कीमतें नहीं गिरा पाए। तो ये एक साइकिल जब हुकूमत खुद से बताती है, अगर अब आलमी मंडियों में कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं तो ये तो 45 दिन का पुराना सौदा खरीदा हुआ था, तो ये कीमतें जो हैं हमें 60-62 डॉलर को अगर आप कन्वर्ट करें तो वो लगभग 105 रुपए फी लीटर बनता। तो हमें कीमतें देनी पड़ रही हैं 321 रुपए। अब इनके अपने एक वजीर खजाना रह चुके हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये 55 रुपए में से जो 35 रुपए फी लीटर है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने या शायद रिफाइनरीज ने जो है स्टॉक रखा हुआ था उनको मुनाफा हुआ। मैंने डिटेल में कैलकुलेशन की है कि जो 28 दिन का स्टॉक जिसका जिक्र वजीर खजाना साहब ने किया था वो तकरीबन 600 मिलियन लीटर जो है वो रिफाइनरीज के पास पड़ा होता है, कोई 500-550 मिलियन लीटर जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास पड़ा होता है। हर पेट्रोल पंप वाला जो है उसके पास 2 या 3 दिन का स्टॉक पड़ा होता है। तो तकरीबन 82 अरब रुपए का टीका लगा है अवाम को। देखिए, हमारे ऑयल सेक्टर के अंदर 5 जो हैं वो प्लेयर, इसमें अवाम है, इसमें हुकूमत है, इसमें रिफाइनरीज हैं, इसमें पेट्रोल पंप हैं और इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। सभी ने चारों जो 4 प्लेयर्स हैं अवाम के अलावा उन्होंने माल बनाया। रिफाइनरीज ने और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मिला के कोई 60 अरब रुपया बनाया है। एवरेज ऑन औसतन जो एक पेट्रोल पंप है उसमें कुछ 7 से 8 लाख रुपया बनाया है। इधर जो डीलर्स रोना रो रहे हैं डॉक्टर साहब, वो तो कह रहे हैं हमें तो उतना मुनाफा ही नहीं मिला जितना हमारा मुनाफा बनता था। देखिए, आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा है, अचानक हुकूमत आके कहती है कि 55 रुपए उसमें उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। आपने चाहे वो रिफाइनरीज हों
चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, चाहे वो पेट्रोल पंप वाले हों, इनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है। हुकूमत ने 55 रुपए लीटर अचानक कीमत बढ़ा दी है। इसको अकाउंटिंग, आप तो मुझसे बेहतर अकाउंटिंग जानती हैं, इसको इन्वेंट्री गेन कहा जाता है अकाउंटिंग की जुबान। तो ये इन्वेंट्री गेन हुआ है। जिन लोगों के पास स्टॉक पड़ा था, इन्वेंट्री पड़ी थी, हुकूमत ने अचानक 55 रुपए बढ़ा दिया। द ओनली प्लेयर जिसके पास इन्वेंट्री नहीं थी वो आप और मैं हैं। वो मोटरसाइकिल राइडर है, वो कार का ओनर, अवाम जो है उसके पास किसी किस्म की डॉक्टर साहब, आप और मैं हमेशा जो है वो रोले जाते हैं अवाम। तो अभी मुझे ये बता दीजिएगा, सिर्फ यहां तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरीज, पेट्रोल पंप्स, गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुआ है, एक और जगह पे भी फायदा हुआ है। एवरी सिंगल सेक्टर, यानी ट्रांसपोर्ट से लेकर अशाय खुरोनोश बेचने वाले जितने भी हैं, वो इस टाइम पर मुनाफा बनाने के लिए हाथों हाथ, मतलब कोई रुक नहीं रहा है, कोई हौसला नहीं कर रहा, कोई ये भी नहीं सोच रहा कि रमजान है, सब अपने अपने जो है वो उंगलियां घी के अंदर डुबोए चले जा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जो इन्फ्लेशन का एक सुनामी आया है, अवाम इसको कैसे केटर करे? मिनिमम वेज हमारी 37,000 है। 37,000 कमाने वाला आदमी इस तूफानी इन्फ्लेशन को कैसे डील करे? देखिए, हुकूमत हमें बता रही थी कि जो शरह है महंगाई की वो तकरीबन सिंगल डिजिट पे पहुंच गई, और वो दुरुस्त बता रही थी कि 6-7% पे पहुंच गई। लेकिन सिर्फ 55 रुपए के इजाफे के नतीजे में मेरा तखमीना ये है कि ये दोबारा से डबल डिजिट में चली गई। ये कहीं 11, 12, 13% की जो शरह है महंगाई की, वो सिर्फ 55 रुपए का टीका लगता है तो ये डबल डिजिट पर चली जाती है। आपने कहा कि 37,000 रुपए की औसतन आमदन है। आप समझ लीजिए कि तकरीबन 3,000 रुपए की आपकी तनख्वाह की कटौती हो गई है अगर आपकी 37,000 रुपए की आमदन। अगर आपकी आमदन 60-70 हजार रुपए की है तो ये 55 रुपए का जो इजाफा है, इसके नतीजे में आपकी तनख्वाह में कटौती हो गई है कोई 7 से 8 हजार रुपए की। तो अब आप सोचिए कि महंगाई की शरह डबल हो गई है, आपकी तनख्वाह में कटौती हो रही है, और अब जो फ्यूचर हमें नजर आ रहा है इसमें रुपये के ऊपर मुझे लगता है कि बेतहाशा प्रेशर होगा, और कुव्वत खरीद है आम पाकिस्तानी की, उसमें मजीद उसके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट आया। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं, बट विल कीप एन आई कि एक आम आदमी किस तरीके से अपना बजट बनाया। बजट से बिल्कुल सारी चीजें आउट हो गई हैं, ये आने वाले दिनों में भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।